साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। विश्व का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 39 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 40 बादल। यहाँ दिए गए नोट्स में दिया है बादल जल सीकरों तथा हिम सीकरों का ही बड़े पैमाने पर समूह होता है। यह कोहरे की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। यानी कोहरा नीचे स्तर पर होता है, बादल ऊपर स्तर पर होता है और लगभग लगभग सामान्य होते हैं। जब धरातल पर ऊपर उठती गर्म एवं आर्द्र हवा की एडियाबैटिक ताप पतन दर आसपास की वायु के ताप पतन दर से कम हो तो वायु अस्थिर होकर निरंतर ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है तथा ओसांक के बाद संघनन प्रारंभ हो जाता है। अब देखो यहाँ टर्म आई एडियाबैटिक ताप पतन दर। इस टर्म को आप अलग से पढ़िएगा, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, साइंस के स्टूडेंट अच्छे से समझेंगे इसे। ओसांक क्या है, हिमांक क्या है, ये चीजें अलग से पढ़िएगा। जब संघनन हिमांक के ऊपर संपन्न होता है तो जल सीकरों तथा हिमांक से नीचे हिम सीकरों का निर्माण होता है। यानी जल शिखर कब बन रहे हैं और हिम शिखर कब बन रहे हैं। इनका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है तथा अधिक मात्रा में हो जाने पर इनका समूह बादल की रचना करता है। तो बादल संघनन के बाद बनते हैं। बादलों के वर्गीकरण में इनके सामान्य आकृति, ऊर्ध्वाधर विस्तार तथा ऊंचाई को प्रमुख आधार बनाया जाता है। आकृति, विस्तार और ऊंचाई। पक्षाप बादल, सीरस क्लाउड, क्योंकि कभी कभी देवनागरी में ही सीरस लिखा मिल जाएगा। पक्षाप बादल सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये बादल प्रायः छितराए रूप में रेशम के सदृश दिखते हैं, क्योंकि इनका निर्माण छोटे छोटे हिमकणों द्वारा होता है, जिनसे होकर सूर्य की किरणें गुजरती हैं, जिस कारण इनका रंग श्वेत हो जाता है। चक्रवातों के आगमन के पहले आकाश में पक्षाप मेघ दिखने लगते हैं। नेक्स्ट प्रकार है पक्षाप स्तरीय बादल, सीरो स्ट्रेटस क्लाउड। ये बादल मुख्यतः 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनके आने पर सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बन जाते हैं। तो ये चीज पूछा जाता है, प्रभामंडल, जो कि चक्रवात के आगमन की सूचना देते हैं। पक्षाप कपासी बादल, सीरो क्यूमुलस क्लाउड्स। ये बादल सफेद तथा छोटे छोटे गोलाकार रूपों में पाए जाते हैं। उच्च स्तरीय बादल, एल्टो स्ट्रेटस क्लाउड, आकाश में लगातार रूप में फैले नीले तथा भूरे रंग की पतली चादर वाले बादलों को उच्च स्तरीय बादल कहते हैं। इनसे विस्तृत एवं लगातार वर्षा होती है, यह ध्यान रखिएगा। उच्च कपासी बादल, एल्टो क्यूमुलस क्लाउड, ये पक्षाप कपासी बादलों के भांति कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं। स्तरीय कपासी बादल, स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड, ये बादल हल्के भूरे रंग के बड़े बड़े गोलाकार चकत्तों के रूप में पाए जाते हैं। स्तरीय बादल, स्ट्रेटस क्लाउड, ये बादल कोहरे के समान होते हैं। इनका निर्माण दो विपरीत स्वभाव वाली हवाओं के मिलने से प्रायः शीतोष्ण कटिबंध में सर्दियों में होता है। वर्षा स्तरीय बादल, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड, ये बादल धरातल से अधिक नजदीक पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन ही बन जाता है नजदीक वाला, वर्षा स्तरीय बादल। काले रंग के ये घने बादल किसी भी आकार के हो सकते हैं। इनकी सघनता के कारण अंधकार छा जाता है और वर्षा अत्यधिक होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। कपासी बादल, क्यूमुलस क्लाउड, ये बादल अधिक घने तथा विस्तृत होते हैं, प्रायः लंबे रूप में होते हैं, जिनका ऊपरी भाग गुंबदाकार या गोभी के फूल के समान होता है, कपास की रुई जैसे, इसलिए कपासी नाम भी है। इनसे प्रायः साफ मौसम का आभास होता है। कपासी वर्षा बादल, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ये बादल अत्यधिक विस्तृत तथा गहरे बादल होते हैं। इनके साथ वर्षा, ओला तथा तड़ित झंझा की अधिक संभावना रहती है। ये कपासी वर्षा इंपॉर्टेंट है।
मेघ गर्जन तड़ित झंझा की एक प्रक्रिया है। वास्तव में तड़ित झंझा स्थानीय तूफान होते हैं जिनमें ऊपर की ओर हवाएं, ऊर्ध्वाधर ऊपर को, तीव्र गति से चलती हैं। बिजली की चमक और मेघ गर्जन के साथ घनघोर जल वर्षा होती है, और यह होती कब है? संघनन के पश्चात। मेघ गर्जन के पूर्व बिजली की चमक होती है जिस कारण तापक्रम अचानक बढ़ जाता है और वायु तीव्रता से अचानक फैलती है जिस कारण भयंकर आवाज होती है। आगे प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है बादल परिणाम है। बाष्पीकरण, सामान्य ताप पर ह्रास दर, कैटाबाइटिक ह्रास दर, संघनन। तो ये संघनन का परिणाम है, ऑप्शन डी। डिटेल नीचे दिया है। बादलों का निर्माण संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन अर्थात कंडेंसेशन कहते हैं। पृथ्वी की सतह से काफी ऊंचाई पर वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्मित जल कणों या हिम कणों के समूह को बादल कहते हैं। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तीव्र वर्षा अत्यधिक कौन करेगा? कपासी, कपासी वर्षा, वर्षा स्तरीय या पक्षावस्तरीय? कपासी वर्षा, ऑप्शन बी। डिटेल नीचे दिया है। कपासी वर्षा बादल अत्यधिक विस्तृत कपासी वर्षा बादल अत्यधिक विस्तृत तथा गहरे बादल होते हैं क्योंकि इनकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई अधिक होती है। इनके साथ वर्षा, ओला, तड़ित झंझा की अधिक संभावना होती है। इनसे कम समय में अत्यधिक तीव्र वर्षा होती है। तीसरा प्रश्न है सर्वाधिक ऊंचाई के बादल मध्य कपासी, मध्य स्तरीय कपासी या पक्षावस्तरीय? तो सबसे ऊपर वाले कौन से थे? सीरस, पक्षावस्तरीय, ऑप्शन डी। डिटेल। उपरोक्त विकल्पों में पक्षावस्तरीय बादल सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। ये मुख्यतः 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित जलवायु और भूगोल विषय तथ्यों पर विचार कीजिए। संघनन, उच्च ताप एवं आर्द्रता, पर्वत विज्ञान, ऊर्ध्वाधर हवा। मेघ गर्जन इनमें से किस किस तथ्य के कारण होता है? मेघ में जो गर्जन होता है, संघनन के बाद मेघ बनेंगे तो गर्जन से भी संबंधित है। ताप और आर्द्रता ये भी संबंधित है। ऊर्ध्वाधर हवा ऊपर नीचे ये भी संबंधित है। पर्वत विज्ञान ये अलग ही कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन सी। पर्वत विज्ञान तो कहीं से कहीं तक मैच ही नहीं कर रहा, तो सब्जेक्ट ही अलग हो गया। डिटेल नीचे दिया है। मेघ गर्जन तड़ित झंझा की एक प्रक्रिया है। वास्तव में तड़ित झंझा स्थानीय तूफान होते हैं जिनमें ऊपर की ओर हवाएं ऊर्ध्वाधर तीव्र गति से चलती हैं। बिजली की चमक और मेघ गर्जन के साथ घनघोर जलवर्षा संघनन के पश्चात होती है। मेघ गर्जन के पूर्व बिजली की चमक होती है जिस कारण तापक्रम अचानक बढ़ जाता है और वायु तीव्रता से अचानक फैलती है जिस कारण भयंकर आवाज होती है। अतः पर्वत विज्ञान को छोड़कर सभी का संबंध मेघ गर्जन से। प्रश्न 5। तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके किनके द्वारा उत्पन्न होती है? आकाश में कपासी वर्षा मेघों के मिलने से, तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है, हवा और जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से। यहाँ इन्होंने ऑप्शन डी सही माना है। उपयुक्त में से कोई भी तड़ित उत्पादित नहीं करता। अब इसका सही उत्तर क्या है वो नीचे देख लेते हैं। इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में मेघ गर्जन अर्थात थंडर को उत्पन्न करने वाले कारकों के बारे में पूछा गया है, जबकि हिंदी संस्करण में मेघ गर्जन के स्थान पर तड़ित लाइटनिंग को उत्पन्न करने वाले कारकों के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर उत्तर अंग्रेजी संस्करण में पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में दिया जा रहा है क्योंकि अंग्रेजी को ही ये लोग स्टैंडर्ड मानते हैं। बिजली के चमकते ही ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है जिस कारण तापमान अचानक बढ़ जाता है और तीव्रता से अचानक फैलती है। इसी कारण भयंकर आवाज होती है। इसे ही मेघ गर्जन कहते हैं। बड़ी बड़ी जल की बूंदों के टूटने के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। उपयुक्त में से कोई भी कारक मेघ गर्जन उत्पन्न नहीं करता, जो ऑप्शन में दिए हैं उनके लिए। छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षाव मेघ विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं? तो ये ऑप्शन डी सही है, भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। डिटेल नीचे दिया है। भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए वैज्ञानिक जलवायु अभियांत्रिकी पर शोध कर रहे हैं। इसमें एक प्रमुख तकनीक पक्षाव मेघ विरलन तकनीक है। पक्षाव मेघ जलवाष्प के बर्फीले क्रिस्टल हैं जो भूमि से परावर्तित ऊष्मा को बाह्य अंतरिक्ष में जाने से रोक देते हैं।
इन मेघों पर बिस्मथ ट्राइआयोडाइड या सिल्वर आयोडाइड के छिड़काव से ये बादल विरल हो जाते हैं। विरल होने के फलस्वरूप उनकी ऊष्मा अवशोषण क्षमता कम हो जाती है, जिससे भौमिक विकिरण अंतरिक्ष में तुलनात्मक रूप से अधिक जाने लगेगा और इस तरह वायुमंडलीय तापन कम हो जाएगा। इसी प्रकार एक अन्य प्रस्तावित भू अभियांत्रिकी तकनीक के तहत समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय एरोसोल के छिड़काव से एक परत बन जाएगी जो सौर विकिरण को पृथ्वी के क्षोभ मंडल में पहुंचने से पूर्व ही कुछ मात्रा में प्रभावित कर देगी, जिससे पृथ्वी पर कम विकिरण प्राप्त होगा और इस तरह वैश्विक तापन कम होगा। बहुत लंबी सोच है भाई इन लोगों की। प्रश्न 7 है, मेघ आच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? यानी जिस दिन बादल होते हैं उस दिन क्यों नहीं बनती? प्रश्न ये भी हो सकता है कि सामान्य रातों की तुलना में बादलों वाली रात थोड़ी गर्म क्यों रहती है? इसका सही उत्तर है बी। पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं, यानी अंतरिक्ष में नहीं जाने देते। जो सूर्य से ऊष्मा आई, पृथ्वी ने ग्रहण कर ली, उसके बाद पृथ्वी उसको रिलीज करती है, अंतरिक्ष में जाती है, तो अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच में बादल आ जाते हैं, वो उसे रोक लेते हैं, अंतरिक्ष में नहीं जाने देते, इसलिए वहां का वातावरण गर्म हो जाता है। डिटेल नीचे दिया है। ओस बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं स्वच्छ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें। इतनी कंडीशन होगी तब ओस बनेगी। दिन में अधिक तापमान के साथ वायु की जल धारण क्षमता अधिक हो जाती है, जिससे वायु में जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता बढ़ जाती है। इसके विपरीत रात्रि में जब तापमान बहुत कम हो जाता है तो वायु की जल धारण क्षमता में कमी आ जाती है, जिससे संतृप्त वायु से अधिक जलवाष्प ठंडी सतह पर बूंद के रूप में द्रवीभूत हो जाती है, जिसे ओस कहते हैं। लेकिन जब रात में आसमान में बादल छाए रहते हैं तो वे पृथ्वी के विकिरण को वापस परावर्तित कर देते हैं, जिससे वायु और सतह गर्म बने रहते हैं। इस कारण दैनिक तापांतर कम होता है और ओस नहीं बनती। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।